हे गाइस, मैं रोहित मौर्य एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बैक टू साइंस क्लासेस में। अब तक हमने 10th क्लास साइंस एनसीईआरटी में लेसन नंबर 2 में अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ लिया है। यदि आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर न लगा करके आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अम्ल व क्षारों के बारे में, इनकी समानताओं के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी अपनी नोटबुक निकाल लें, जिससे कि आप नोट्स हैंड टू हैंड प्रिपेयर करते रहें। तो हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है अम्लों व क्षारकों में समानताएं, कि हमारे जो अम्ल हैं और क्षार हैं इन दोनों में समानताएं मतलब क्या पाई जाती हैं, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो इक्वल होती हैं, क्या क्या चीज़ें कॉमन होती हैं। तो अगर हम बात करें अम्लों में, तो अम्ल में जो होता है वो H पॉजिटिव आयन उत्पन्न होते हैं जितने भी अम्ल होते हैं, और सभी क्षार जो होते हैं उनमें OH निगेटिव आयन मतलब OH माइनस आयन का फॉर्मेशन होता है। में जो बेसिक सी प्रॉपर्टी जो होती है वो यही है कि यदि हम पहचान करेंगे जिसमें H आयन दिया हुआ होगा वो हमारा एसिड होगा, और जिसमें OH आयन हमारे उपस्थित होगा वो क्षार होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं जब कोई अम्ल तथा क्षारक जल में मिलाए जाते हैं तो ये तनुकृत हो जाते हैं। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता हाइड्रोनियम आयन या OH माइनस आयन के प्रति आयतन की कमी हो जाती है। मैंने बताया था H3O पॉजिटिव, ये हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसे। तो जब भी हम इसे जल में मिलाते हैं तो हाइड्रोनियम आयन OH आयन की प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। आगे बढ़ेंगे। आगे हमें दिया हुआ है क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आ गया हमारे पास कि किस बेस पर हम किसी भी अम्ल को प्रबल मानते हैं, या किस आधार पर हम किसी भी क्षार को दुर्बल मानते हैं। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे किसी क्षार या अम्ल की प्रवणता उसके H आयन या OH आयन की संख्या पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही बात है। यदि हम किसी भी अम्ल को देखेंगे उसको तब प्रबल बोलेंगे जब उसमें जो H आयन उपस्थित है उनकी संख्या बहुत अधिक हो। जितनी अधिक संख्या होगी वो अम्ल उतना ही अधिक प्रबल होगा। इसी प्रकार अगर हम क्षार की बात करें तो क्षार में हमारा पाया जाता है OH माइनस आयन। तो यहाँ से देख लेंगे जितने अधिक OH माइनस आयन उपस्थित होंगे वो क्षार उतना ही प्रबल क्षार होगा। मतलब जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन की संख्या अधिक उतना आयन, उतना जो है हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। इसी प्रकार जितनी हमारी OH आयन की अगर संख्या ज़्यादा होगी तो हमारा प्रबल क्षार होगा। आगे देखते हैं। किसी भी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल बात सही है। आगे बढ़ेंगे। हमारा जो मेन टॉपिक आज का आता है इस लेसन का वो है pH स्केल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अक्सर इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। pH स्केल। pH का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब कि हाइड्रोजन कितनी मात्रा में है, कितनी पावर हाइड्रोजन की है, वही हमारा बताता है pH स्केल। तो हम आगे बढ़ेंगे pH स्केल के बारे में। जो pH स्केल जो होता है वो एक प्रकार का, जैसे हमारा लंबाई को नापने के लिए सेंटीमीटर वाला स्केल होता है, इसी तरीके से एसिड और बेस की प्रबलता नापने के लिए हमारे पास एक स्केल होता है जिसे pH स्केल बोलते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें 1 से लेकर के 14 तक की संख्याएं लिखी होती हैं। मिड पॉइंट हमारा जो होता है वो 7 होता है। यदि हम बात करें 1 से 7 तक की संख्या होगी
तो ये सारी की सारी हमारे अम्ल को दर्शाती है। जिन भी चीज़ों का pH मान 1 से 7 के बीच में होगा वो अम्ल होगा, और जो 7 से 14 के बीच में जो भी संख्याएं हमारी होंगी, जो भी हमारे तत्व होंगे, वो हमारे क्षारीय प्रवृत्ति के होंगे। और अगर हम बात कर ले 7 की, तो 7 पे जो भी चीज़ें आती हैं वो आती है हमारी उदासीन, मतलब न्यूट्रल। तो आगे से पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से। दिया हुआ है किसी विलयन में उपस्थित H आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे pH स्केल कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था। अब यहाँ पे हम बात करें, जो pH स्केल लिया कहाँ से गया है, pH में P कुशांश, जो कि एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। तो यदि हम बात करें, जो मैंने अभी समझाया था, pH स्केल पर अगर मान 7 के बराबर हो तो विलयन जो होता है हमारा उदासीन कहलाता है। इसी प्रकार यदि pH स्केल पे मान हमारा 7 से लेस हो, मतलब 7 से कम हो, तो हमारा जो विलयन कहलाएगा वो अम्लीय विलयन कहलाएगा। इसी प्रकार pH मान यदि हमारा 7 से अधिक हो, ग्रेटर हो, तो विलयन हमारा क्षारीय कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्केल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये स्केल 0 से 14 तक pH मान ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था। आगे बढ़ेंगे अब हम कि वास्तव में होता क्या है। जो स्केल दिया होता है, स्केल पर जो दुर्बल अम्ल होते हैं और प्रबल अम्ल होते हैं, दुर्बल अम्लों में आ जाता है हमारा CH3COOH, मतलब एसिटिक अम्ल, C2CO3, हाइड्रोनियम कार्बोनेट। इसी प्रकार से हम बात करें HCl, H2SO4, HNO3, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रबल अगर हम अम्ल की बात करें तो HCl है, उसके बाद H2SO4 है, उसके बाद HNO3 है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन की मात्रा को शो करता है, तो आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। यदि हम क्षार की बात करें तो सबसे ज़्यादा दुर्बल क्षार, जो दुर्बल क्षार है हमारा, वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। इसी प्रकार प्रबल क्षार की अगर हम बात करें तो NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, ये हमारे प्रबल क्षार में आते हैं। क्षार में क्या देखना है हमें, OH आयन की मात्रा हमारी कितनी है। तो ये एक स्केल दिया हुआ है। यदि कोई भी जो हमारा सॉल्यूशन दिया हुआ है उसका अगर pH मान 7 से कम है तो वो अम्लीय प्रकृति को शो करेगा, लेकिन यदि 7 से जितनी दूर होगा, जितनी अधिक दूरी पर होगा, तो वो कैसा अम्ल होगा, उसकी प्रबलता बढ़ती जाएगी, वो बहुत ही ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा। यदि कोई अम्ल 7 से जितनी अधिक दूरी पर है, 0 के पास, और 7 से जितनी दूर है, वो बहुत ही ज़्यादा कैसा होगा, प्रबल अम्ल होगा, प्रबल। अब समझते हैं कैसे। यदि हमारे पास कोई अम्ल यहाँ पर उपस्थित है तो उसे न्यूट्रल करने के लिए, जब 7 पे जाएगा तभी तो न्यूट्रल होगा, उदासीन, तो उदासीन करने के लिए उसे ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, ज़्यादा दूर है इससे, तो मतलब ज़्यादा दूर है, तो ये क्या दिखा रहा है, अपनी प्रबलता को शो कर रहा है। मतलब जो भी चीज़ 7 से जितनी दूर होती है उसका प्रकृति, यदि 7 के LHS साइड में है, इस तरफ है, तो प्रबल अम्ल होगी। अगर 7 के RHS साइड में है तो RHS साइड में हमारी प्रकृति होती है क्षारीय प्रकृति, तो कैसी होगी, ऐसी 7 से 14 के बीच में। यदि 14 के 13 के पास में यदि कोई क्षार है तो उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, उसकी प्रवृत्ति होगी प्रबल क्षार, प्रबल क्षार, क्योंकि 7 से काफ़ी दूरी पर है, उसे उदासीन करने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा और काफ़ी मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपकी समझ में आ गया होगा। ऐसे आगे बढ़ते हैं। यदि हम आयनों के हिसाब से बात करें
तो 7 से दूर जाने पर H आयन की संख्या बढ़ती है, सांद्रता बढ़ती है। इसी प्रकार से अगर 7 से हम आगे बढ़ते हैं, 14 की तरफ जाते हैं, तो आयनों की जो H आयन है उनकी संख्या कम होती है, इसीलिए यहाँ पर ये क्षार बनना शुरू हो जाता है। अब हम कुछ आयन जो हमारे दिए हुए हैं, कुछ हमारे तत्व दिए हुए हैं कि पीएच मान के आधार पर हम ज्ञात करते हैं कि किन चीज़ों का पीएच मान कितना है और इसका क्या काम है, तो इसके बारे में हम पढ़ लेंगे। यहाँ पे हमारे लिए दिया हुआ है दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व, कि वास्तव में हम पढ़ रहे हैं कि पीएच मान से हमारा कुछ यूज है भी या नहीं भी, हम ऐसे ही पढ़ते चले आ रहे हैं। तो हम पीएच मान की बात यदि कर लें तो पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, बिल्कुल बात सही है। हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर का जो पीएच मान है वो 7 से 7.8 तक होता है। मतलब जो हमारा पीएच मान है वो कैसा होगा, हमारा पीएच मान जो होगा वो क्षारीय। अब यहाँ पे बात करें, हमारा मतलब जो हमारी लार है और जो हमारा ब्लड है उसका पीएच मान यहाँ से बढ़ता है। जो हमारा परास होता है, परास का मतलब रेंज, जो हाई रेंज हमारी होती है शरीर की, जो हमारी हाई रेंज होती है अम्लीयता की और क्षारीयता की, जो हमारी क्षारीयता की हाई रेंज होती है वो होती है 7.8, और उदासीन तो होता ही है। तो हम बात करें कि जो वर्षा का जल जो होता है, जो बारिश में जो जल आता है, उसका पीएच मान 5.6 होता है। ये बहुत कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बहुविकल्पीय के रूप में 1 नंबर में, कि वर्षा के जल का पीएच मान बताइए। तो आप यहाँ से याद कर लीजिए कि वर्षा के जल का जो पीएच मान होता है वो 5.6 होता है। यदि इससे हमारा जल का जो पीएच मान है यदि 5.6 से कम हो जाता है तो वर्षा हमारी अम्लीय वर्षा कहलाती है। कैसी वर्षा कहलाती है? अम्लीय, क्योंकि इसमें सल्फर होता है। सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करता है और उसके बाद हाइड्रोजन से क्रिया करता है, हमारा बना लेता है H2SO4 एसिड, H2SO4, जो कि हमारा है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो मतलब इसकी प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो जो बारिश हमारी होती है वो बारिश के जल का हमारा पीएच मान होता है 5.6। आपको ये याद करना है, इसे अपने नोट डाउन कर लें। ऐसे ही हम यदि बात करें मिट्टी का पीएच मान, जो हमारी मिट्टी होती है उसकी पीएच मान की बात करें, तो कह रहे हैं अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान पर मिट्टी का पीएच मान कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं, बिल्कुल बात सही है। यदि हमारा खेत है, खेत की यदि मिट्टी हमारे ज़्यादा अम्लीय हो जाती है, कैसे हो जाती है? अम्लीय, अधिक अम्लीय हो जाती है, तो हम उसमें मिला देते हैं जिप्सम, उसमें मिला देते हैं जिप्सम। जिप्सम क्या है? एक पाउडर टाइप होता है जिसे मिला, जो क्षार होता है जिसे मिलाने पर हमारी जो खेत की मिट्टी है वो उदासीन हो जाती है। आगे हम बात करेंगे, हमारे पाचन तंत्र में जो है पीएच की बहुत बड़ी वैल्यू है। जो हमारा उदर होता है, स्टोमक होता है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, स्टोमक में बनता है हमारा सबसे हार्ड एसिड HCl उत्पन्न होता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। यदि हमारे शरीर में, हमारे स्टोमक में यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ना बने, एसिड ना मिले, तो हमारे जो भोजन है उसका पाचन अच्छी तरीके से नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। कहा है कि अपच की स्थिति में, जब अपच जानते होंगे, कभी हमें खट्टी डगारें जब आती हैं तो वो स्थिति हमारी कहलाती है अपच। अपच की स्थिति में क्या होता है सबको पता ही है। अपच की स्थिति में जो उदर है उसके अंदर जो अम्ल की मात्रा है वो बहुत अधिक हो जाती है। जो HCl है, HCl की मात्रा अधिक हो जाती है। जब HCl की मात्रा अधिक हो जाएगी तो ये अधिक प्रभावशाली हो जाएगा, और जो हमारा स्टोमक की दीवार है, जो हमारे स्टोमक की दीवार है, ये क्या करेगा? उस दीवार पर हमला करना शुरू कर देगा, उस पर चुभन लगने लगेगी, दर्द होने लगेगा। तो पता है, आपने सुना होगा कि जब भी हमें तेज भूख लगती है तो हम लोग क्या कहते हैं? पेट में चूहे कूद रहे हैं, पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो वो चूहे नहीं कूदते हैं, वो यही होता है कि जब हमारे लिए
बहुत ज़्यादा तीव्र तरीके से भूख लगती है, तो उस समय क्या होता है, जो हमारा स्टोमक होता है, उस स्टोमक की दीवारों पर जो हमारा HCl है वो क्या करने लगता है, क्रिया करने लगता है, जिससे हमारी अंदर इनर सरफेस जो होती है, अंदरूनी खाल जो होती है, वो क्रिया करने लगती है, उस पर चुभन होने लगती है, दर्द होने लगता है। सरफेस पे हमारे चुभन होने लगती है, जिससे हमारे लिए क्या होता है, दर्द का एहसास होता है। हम लोग कहते हैं कि हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो ये बात रही। आगे बढ़ते हैं। जो है हमारे उदर के अंदर जलन होने लगती है। तो अब भाई होने लगी, तो अब इसका इलाज कैसे किया जाए। तो ये दिक्कत किस वजह से हुई, एसिड के चक्कर में। अब हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, उदासीनीकरण की क्रिया। क्या क्रिया पढ़ी थी, उदासीनीकरण की क्रिया। तो उदासीनीकरण की क्रिया में क्या होता है कि अम्ल का प्रभाव किसी क्षार के द्वारा कम किया जा सकता है। तो हमारे पेट में क्या था, अम्ल की उपस्थिति ज़्यादा हो गई, तो उसकी उपस्थिति को कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किसी एंटी एसिड मतलब प्रति अम्ल की कोई डोज ले लेंगे। प्रति अम्ल मतलब प्रति अम्ल कैसे बोलेंगे, यहाँ पर कोई क्षार, कोई क्या ले लेंगे हम यहाँ पर, क्षार ले लेंगे। क्योंकि क्षार क्या है, क्योंकि क्षार जो अम्ल है, अम्ल के प्रभाव को निष्क्रिय कर देगा, उदासीन कर देगा, और हमारा दर्द खत्म हो जाएगा, अपच खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए हम अपच को खत्म करने के लिए एंटासिड लेते हैं। क्या लेते हैं, एंटासिड। आपने सुना होगा जब भी हमारे लिए अपच होती है तो हम डाइजीन की टेबलेट लेते हैं। हम लेते हैं डाइजीन की टेबलेट, चूसने के लिए आती है मुंह में। डाइजीन की टेबलेट क्या करती है, एंटासिड का काम करती है। वो क्या करती है, हमारे शरीर में जाने के बाद जो अम्ल का प्रभाव है उसके प्रभाव को कम कर देती है और उदासीन कर देती है, और हमारे जो दर्द है उसमें रिलीफ मिलता है, खट्टी डकारें आना बंद हो जाती हैं। कभी कभी हम क्या लेते हैं, कभी कभी हम यहाँ पर इनो का यूज करते हैं। जो हमारे इनो है वो भी हमारा जो है अम्लीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है इनो भी हमारा, जो कि क्या करता है, एसिड के प्रभाव को कम कर देता है। इसके अलावा हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग भी करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे पीएच मान परिवर्तन के कारण दंत क्षय। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि अक्सर क्या होता है, पीएच अगर मान हमारे शरीर का, हमारे मुंह का कम हो जाए तो हमारा दांत जो है गिरने लगते हैं। क्योंकि हमारे मुंह में जो है स्कर्वी रोग हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे स्कर्वी रोग का हमारे दांतों से क्या लेना देना है, बहुत ज़्यादा लेना देना है। क्योंकि स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी के कारण होता है, जिसके कारण हमारे दांत जो है वो गिरने लगते हैं अपने आप से। तो हम बात करेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में। मुंह में पीएच मान, जो मुंह का पीएच मान होता है 5.5। अब 5.5 है, यदि हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 है तो इसकी प्रकृति कैसी है, तो आपने शायद सोच लिया होगा। तो इसकी प्रकृति कैसी है हमारी, अम्लीय, क्योंकि ये कैसा है, 7 से कम है। तो मतलब हमारे मुंह में अम्ल होता है, हमारे मुंह में अम्लीय प्रकृति होती है। यदि हमारे इसमें कमी आ जाए तो हमारे दांत क्षय होने लगते हैं, तो अपने आप से दांत हमारे टूटने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि खट्टा जरूर खाया करिए। अब इसमें होता क्या है, दांतों के ऊपर जो इनेमल चढ़ा हुआ होता है, जो हमारे दांत होते हैं चिकने दिखाई देते हैं, कभी कभी पीले दिखाई देते हैं, तो उनके ऊपर जो होता है इनेमल चढ़ा हुआ होता है, जो बना हुआ कैसे होता है, कैल्शियम फास्फेट से। और जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, ये कोटेशन नोट डाउन कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि शरीर का सबसे कठोर पार्ट कौन सा है, तो दांतों का इनेमल। ये क्या होता है, जल में वैसे तो नहीं घुलता है, लेकिन क्या होता है, पीएच मान कम होने के बाद ये धीरे धीरे संचरित होता रहता है, मतलब ये इसकी पपड़ी छूटने लगती है, और हमारे दांतों का क्या होता है, दांत हमारे टूटकर गिरने लगते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें खट्टे पदार्थों का यूज करना चाहिए। कैसा, खट्टे पदार्थों का हम यूज करते हैं, इसीलिए नींबू वगैरह चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि विटामिन सी मिलती है हमारे लिए, और विटामिन सी दूर करती है हमारे दांतों के रोग को। एस्कर्बिक एसिड होता है उसमें, जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं,
तो खट्टी चीज़ें हमारे दांतों के लिए बहुत ही अच्छी हैं, इसलिए खट्टी चीज़ें लेना चाहिए, जिससे कि हमारा जो मुंह का पीएच मान है वो मेंटेन रह सके। आगे बात करेंगे क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करके अम्लता की अधिकता को हम उदासीन कर सकते हैं। जो हमारे मुंह में ज़्यादा अधिकता हो जाती है अम्ल की, तो हम उसकी उदासीनता कर सकते हैं क्षारयुक्त दंत मंजन का यूज करके। आगे बढ़ेंगे। आगे है हमारा पशु एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। तो कह रहे हैं मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि कभी भी हमारे अगर मधुमक्खी डंक लगा देती है तो वो उस जगह पे हमारे सूजन आ जाती है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। तो हम इसी के बाद बात करेंगे जिसके कारण दर्द होता है और जलन होती है बहुत ज़्यादा। सबको पता होगा ऐसा। डंक मारे गए अंग पर हम क्या करेंगे, बेकिंग सोडा रगड़ देंगे। क्या रगड़ देंगे, बेकिंग सोडा। अब हम बात करें बेकिंग सोडा की, तो बेकिंग सोडा की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। अब हमने अभी पढ़ा था कि क्षार और अम्ल को यदि हम मिला दें तो जो अम्ल है, अम्ल का प्रभाव खत्म हो जाता है, मतलब उदासीन हो जाता है। तो जब हमारे किसी स्थान पर मधुमक्खी ने डंक लगाया, यदि हम उस स्थान पर बेकिंग सोडा को रब कर दें तो जो स्थान है जहाँ पर हमारे मधुमक्खी ने डंक लगाया था, उस स्थान पे हमारे लिए रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि जो हमारा अम्ल है, अम्ल की क्रिया हमारी हो जाएगी बेकिंग सोडा, मतलब खाने वाला सोडा जो होता है घर पे आप खाने में जो यूज करते हैं वही बेकिंग सोडा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो अम्ल और क्षार जो हमारा है क्रिया करने के बाद उदासीन हो जाते हैं, तो जो हमारा जो डंक था उसका प्रभाव कम हो जाता है, सूजन भी नहीं होती। तो ये एक घरेलू नुस्खा आप आजमा सकते हैं। आगे हम बात करेंगे नेटल के डंक से बचने के लिए। एक नेटल के डंक से बचने के लिए में से नाइक अम्ल छोड़ती है जो नेटल, जिसके कारण हमारा क्या होता है, जलन और दर्द का अनुभव होता है। इसका डंक जहाँ पर भी होता है वहाँ पर डाक पौधा होता है, डाक पौधों की पत्तियों की अगर रगड़ दें तो हमारे लिए आसानी से वहाँ पर रिलीफ मिल जाएगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और एक बात हाँ, कि लाइक तो ज़रूर ही करते रहें, जिससे आपकी प्रतिक्रिया हमें मिलती रहे। कमेंट करते रहें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर सकें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।